नमस्कार। आज बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जो इस वक्त इंडियन मार्केट्स में सही में हलचल मचा रही हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर में कुछ बड़े मूव्स हो रहे हैं तो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी कमाल के बदलाव हैं। चलिए सब कुछ समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक सबसे बड़ी कहानी से जो आजकल पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में छाई हुई है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक सरकारी कंपनी अपने अंदर छुपे हुए खजाने को अब बाहर लाने की तैयारी कर रही है। अच्छा, तो अब इस पर थोड़ा डीप में जाते हैं। देखिए, बात हो रही है सरकारी दिग्गज कोल इंडिया की। इन्होंने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है ना जो मार्केट को हैरान कर सकता है। असल में कंपनी अपने अंदर जो एक बहुत बड़ी वैल्यू छुपी हुई है उसे अनलॉक करने की तैयारी में है। तो हुआ यह है कि कोल इंडिया के बोर्ड ने अपनी दो सबसे तगड़ी सब्सिडरीज SCL और MCL को मार्केट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है। अब जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, दोनों के लिए रास्ता थोड़ा अलग है। SCL के लिए कंपनी क्या कर रही है, 25% हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेगी और साथ में 10% नए शेयर भी लाएगी। वहीं दूसरी तरफ MCL, जिसे कंपनी का क्राउन ज्वेल भी कहते हैं, उसका 25% तक हिस्सा सिर्फ ऑफर फॉर सेल से ही बेचा जाएगा, कोई नए शेयर नहीं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फटाफट ये समझ लेते हैं कि ये ऑफर फॉर सेल या OFS होता क्या है। देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी कंपनी के प्रमोटर्स के लिए अपना हिस्सा बेचने का एक बहुत ही फास्ट और आसान तरीका है। इसमें उनको लंबे चौड़े IPO प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, जिससे ये काम काफी जल्दी हो जाता है। तो सवाल उठता है कि इस पूरे मूव के पीछे असली वजह क्या है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन कंपनियों को अलग अलग लिस्ट करने से मार्केट इनकी असली कीमत पहचान पाएगा। इसको ऐसे समझिए, कभी कभी एक पूरी कार से ज्यादा कीमत उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग बेचने पर मिल जाती है ना। बस कुछ वैसा ही यहां है। मार्केट को लगता है कि MCL और SCL की जो टोटल वैल्यू है वो कोल इंडिया की आज की वैल्यू से कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है। ये बिल्कुल एक छुपे हुए खजाने को अनलॉक करने जैसा है। और इसका असर क्या पड़ सकता है, सोचिए। बस इसी सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू अनलॉकिंग के दम पर मार्केट एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कोल इंडिया का शेयर मीडियम टर्म में 530 रुपए के लेवल तक भी जा सकता है। इससे पता चलता है कि मार्केट इस खबर को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है। चलिए अब एक कंपनी की कहानी से आगे बढ़ते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि कैसे बड़े पैमाने पर पैसा भारत की ग्रोथ को, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को रफ्तार दे रहा है। यहां एक और बहुत बड़ी खबर है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC, ये वो संस्था है जो इंडियन रेलवे के लिए पैसा जुटाती है। इसने एक जबरदस्त डील साइन की है। इन्होंने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के करीब 12,842 करोड़ रुपए के कर्ज को रीफाइनेंस किया है। ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मूव है। तो इस डील का असली असर सिर्फ रेलवे तक ही सीमित नहीं है, इसका फायदा बहुत दूर तक जाएगा। ये हमारे देश के लिए बेहद जरूरी फर्टिलाइजर सेक्टर को लंबे समय के लिए और कम लागत पर फंडिंग देगा। मतलब इससे सिर्फ हमारी खेती किसानी को ही सपोर्ट नहीं मिलेगा, बल्कि रेलवे से जुड़ा जो पूरा लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी मजबूती मिलेगी। और ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता। एक और उदाहरण देखिए। सरकारी कंपनी NBCC ने ओडिशा यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करीब 59 करोड़ रुपए का एक और कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। ये साफ दिखाता है कि सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस है वो लगातार बना हुआ है। ठीक है, तो अब सरकारी कंपनियों से हटकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलते हैं। यहां भी कुछ बड़ी हलचलें हो रही हैं, खास तौर पर एविएशन और IT सेक्टर में। देखते हैं वहां क्या चल रहा है। एविएशन सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो मार्केट में बढ़ते कंपटीशन की तरफ साफ इशारा करती है। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एयर इंडिया से एक टॉप एग्जीक्यूटिव को अपने पाले में कर लिया है। जी हां, उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्व CEO आलोक सिंह को अपना नया चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर बना लिया है। और ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं है, ये इंडिगो के बड़े बड़े प्लान्स का एक साफ संकेत है। आलोक सिंह के सामने दो बड़े मिशन रखे गए हैं। पहला, लंबी दूरी की उड़ानों के लिए जो नए एयरबस A350 प्लेन आ रहे हैं उनको बेड़े में शामिल करवाने का काम देखना, और दूसरा, नेटवर्क को और बड़ा करने के लिए हब एयरपोर्ट्स तैयार करना। मतलब साफ है, इंडिगो अब इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा दांव खेलने की पूरी तैयारी में है। अब जरा IT सेक्टर का हाल जानते हैं। विप्रो ने अपने Q3 के नतीजे पेश किए हैं जो दिखा रहे हैं कि मुश्किल माहौल के बावजूद कंपनी में स्थिरता बनी हुई है। कंपनी का जो IT सर्विस रेवेन्यू है वो थोड़ा सा बढ़ा है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़कर 17.6% हो गया है। इसे एक मजबूत परफॉर्मेंस ही माना जाएगा। लेकिन मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता।
चलिए अब एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझते हैं जहां अच्छी खबर भी कई बार काफी नहीं होती। और इसके लिए हम पर्सिस्टेंट सिस्टम्स की कहानी को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कब होता है जब शानदार रिजल्ट्स भी मार्केट को खुश नहीं कर पाते। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ने 4.1% की जबरदस्त तिमाही ग्रोथ दिखाई, जो इंडस्ट्री में बेस्ट में से एक है। लेकिन इस चार्ट को देखिए, कंपनी का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 54 पर है, जबकि पूरी आईटी इंडस्ट्री का एवरेज सिर्फ 25 के आसपास है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स पर्सिस्टेंट की हर ₹1 की कमाई के लिए ₹54 देने को तैयार हैं, जबकि दूसरी कंपनियों के लिए सिर्फ ₹25। मतलब स्टॉक पहले से ही बहुत बहुत महंगा माना जा रहा है। तो मार्केट ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? इतने अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक में गिरावट आ गई। अब सवाल है क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को यह डर सता रहा है कि क्या कंपनी भविष्य में भी इतनी ही तेज ग्रोथ दे पाएगी जो उसकी आसमान छूती कीमत को जस्टिफाई कर सके। कहने का मतलब है खबर तो अच्छी थी, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी मार्केट उम्मीद लगाकर बैठा था। तो ठीक है, इन सभी अलग अलग कहानियों को अब एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन मार्केट के लिए इसके क्या मायने हैं और हमें आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। देखिए, इस पूरे एनालिसिस से 3 मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहली, सरकारी कंपनियां अपनी सब्सिडियरीज को लिस्ट करके अपनी छिपी हुई वैल्यू को बाहर निकाल रही हैं। दूसरी, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगातार बड़े पैमाने पर पैसा आ रहा है। और तीसरी, जो टेक कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उन्हें भी अपनी महंगी स्टॉक कीमतों को लेकर मार्केट की तीखी नजरों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि एक तरफ सरकारी कंपनियां अपनी वैल्यू अनलॉक कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बह रहा है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के वैल्यूएशन पर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट में वैल्यू की अगली बड़ी लहर आखिर आएगी कहां से? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में हर इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी को तय करेगा।